हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर। ये जो सारे प्लांट्स आप देख रहे हैं ना, ये मेरी अम्मा के गार्डन के हैं और इस चैप्टर में बहुत से प्लांट्स आपको दिखेंगे जो अम्मा के गार्डन के होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की लाइफ में, क्योंकि कंट्री में आधे से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं और जो लोग एग्रीकल्चर में काम नहीं करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो खाते हैं वो सब हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। खाने के अलावा एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में चाहिए होते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग दो तरह की होती है, एक होती है सबसिस्टेंस और एक होती है कमर्शियल। सबसिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो खुद के कंजम्पशन के लिए करते हैं, मार्केट में सेल करने के लिए नहीं करते। कमर्शियल फार्मिंग में जो प्रोडक्शन होता है वो मार्केट में बेचने के लिए होता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो ये भी दो तरह का होता है, एक होती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव एज अ नेम सजेस्ट, इस फार्मिंग में प्रिमिटिव टूल्स यूज किए जाते हैं और इस तरह की फार्मिंग में जो फार्मर्स होते हैं वो रेनफॉल या नेचुरल क्लाइमेट कैसा है इन सब चीजों पे डिपेंडेंट रहते हैं, यानी अलग से वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते, जैसा भी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से ही प्रोड्यूस करते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जैसा नाम से लग रहा है इंटेंसिव तरीके से केमिकल्स, इनपुट्स और इरिगेशन का यूज करते हैं छोटे से प्लॉट में और प्रोडक्शन करते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन हमें उन जगह देखने को मिलती है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और प्लॉट या लैंड का साइज बहुत छोटा होता है और उस छोटे से ही प्लॉट पे फार्मर की फैमिली डिपेंडेंट रहती है खाने के लिए। अच्छा, तो फार्म का साइज छोटा क्यों होता है? ये होता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब भूमि का बंटवारा होता है तो सबके हिस्से में कम कम जमीनें आने लगती है, तो जनरेशन बाय जनरेशन फार्मर का लैंड साइज कम होता रहता है। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर ज्यादा होते हैं, लैंड कम होता है, और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर्स कम होते हैं, लैंड ज्यादा होता है। अब प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को थोड़ी और अच्छे से समझते हैं। इस एग्रीकल्चर में फार्मर ये करते हैं कि लैंड में जो भी पेड़ लगे हैं उनको काटते हैं और जो बाकी छोटे प्लांट्स या पत्तियां बची होती हैं उनको आग लगा देते हैं। ऐसा करने से लैंड क्लियर हो जाते हैं और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं, इसलिए इस तरह की फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसके बाद जब ये साफ हो जाता है तब फार्मर्स इसमें एग्रीकल्चर करते हैं और फिर जैसे जैसे इसमें प्रोडक्शन होता रहता है प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है और लैंड की फर्टिलिटी कम होने लगती है। अब क्या करता है फार्मर कि उस लैंड को छोड़ देते हैं और वापस से दूसरी जगह जाता है और वहां पे फिर वापस से वही पेड़ काटते हैं और जो पत्तियां हैं उनको आग लगा देते हैं और वहां पे वापस से प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं। ऐसा करने से जो पुराना वाला लैंड है उसकी फर्टिलिटी बेटर होने लगती है और फार्मर की प्रोडक्शन भी नए वाले प्लॉट में जाके ज्यादा हो जाती है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ फार्मर शिफ्ट होता रहता है। देश के अलग अलग पार्ट्स में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसको झूम कहते हैं, मणिपुर में पालमू, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट और अंडमान निकोबार आइलैंड में इसको दीपा कहते हैं, मध्य प्रदेश में बेबार या दहिया बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहते हैं, ओडिशा में पामादाबी, कोमान या बरिंगा कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स में कुमारी, साउथ ईस्ट राजस्थान में वालरे या वालतरे कहते हैं, हिमालय बेल्ट में खिल कहते हैं और झारखंड में कुरुवा कहते हैं। और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन केवल भारत में ही नहीं बल्कि बाहर कंट्रीज में भी होता है, जैसे मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे कहते हैं। चलो नाउ लेट्स कम बैक टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की। इसमें फार्मर होते हैं बहुत ज्यादा सामान प्रोड्यूस करते हैं और मोस्टली इसका एम होता है बेचने के लिए, और इसमें कई सारे इनपुट्स यूज करते हैं जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। तो ये सब करने की वजह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कमर्शियल फार्मिंग में ही आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ये होता है कि एक ही क्रॉप को बड़े से एरिया में उगाया जाता है। इसको समझने के लिए हम टी का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में जो टी प्रोडक्शन होता है आसाम एंड ऑल एरियाज में, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है। तो इसमें कंपनीज बहुत सारा पैसा लगाती है और बहुत सारे लोग काम करते हैं इन टी गार्डन्स में, जो कि बहुत ही बड़े एरिया में होता है। और जो टी इंडस्ट्रीज हैं वो भी इन्हीं एरियाज में सेटअप की जाती हैं, ताकि जैसे ही टी लीव्स कलेक्ट होके आए इनका वही इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कर दिया जाए और इन टी
लीव्स को पैक वैक करके मार्केट में भेज दिया जाए। तो देखा जाए तो प्लांटेशन इज मोर लाइक एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, तो ये कमर्शियल एग्रीकल्चर में आता है। इसके अलावा प्लांटेशन एग्रीकल्चर के और भी एग्जाम्पल है जैसे कॉफी, रबर, शुगर केन बनाना। इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी लोगों में है उससे भी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे यहाँ क्रॉप्स की है। तो ये जितनी अलग अलग क्रॉप्स हमारे यहाँ होती है ये सब अलग अलग सीजन्स में ग्रो होती हैं। जैसे कुछ ठंड में होती हैं, कुछ गर्मी में होती हैं, कुछ मानसून में होती हैं, यानी अलग अलग क्रॉपिंग सीजन होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जिनको पानी और धूप चाहिए होती है अच्छी। तो खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून के आने के पहले बो दिया जाता है, यानी मई जून में बो दिया जाता है। और जब मॉनसून के जाने का टाइम होता है सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो ये फसल काट ली जाती है। तो ये जो सारी फसल आप देख रहे हो ये सब खरीफ सीजन की फसल है। मेन जो खरीफ सीजन की फसल है वो है चावल। यू नो व्हाट, इंडिया में वर्ल्ड का लगभग 20% चावल प्रोड्यूस होता है। इंडिया सेकंड नंबर पे है चावल की प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना। चावल को बहुत सारा पानी चाहिए होता है, इसके अलावा इसको हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो मोस्टली राइस का प्रोडक्शन इन एरियाज में होता है जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है साल भर में। बाकी जहाँ कम रेनफॉल होती है जैसे ये सब एरियाज में, तो यहाँ पे इरिगेशन के थ्रू राइस की जो भी नीड्स है पानी की वो सब फुलफिल की जाती हैं। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जहाँ बहुत ही ज्यादा बारिश होती है तो इन जगह पे चावल की 3 बार खेती की जाती है। इसको अमन, बोरो और आउस कहते हैं। बात करें रबी क्रॉप की तो ये वो क्रॉप होती है जिनको ठंड में यानी अभी के टाइम जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है और अप्रैल से जून के टाइम पे काट लिया जाता है। ये वो क्रॉप है जिनको उगाने के टाइम ठंडा मौसम चाहिए होता है और जब काटने का टाइम है तो गर्म मौसम चाहिए। रबी क्रॉप का मेन एग्जाम्पल है गेहूं। गेहूं को ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होती है, बस 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल के एरिया में इजिली हो जाता है। और आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ा होगा जिसकी वजह से हमारे नॉर्दर्न पार्ट में बारिश होती है ठंड के टाइम पे। तो ये जो रबी क्रॉप है जो ठंड के टाइम पे होती है, तो ये जो क्रॉप्स है इनको पानी मिल जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। बात करें गेहूं की, जो कि एक रबी क्रॉप है। वीट 2 मेन एरियाज में होता है इंडिया में, एक है गंगा सतलज प्लेन और दूसरा है डेक्कन का ये ब्लैक सॉइल रीजन। तो रबी और खरीफ सीजन के बीच में जो थोड़ा सा सीजन होता है उसको जायद सीजन कहते हैं। इसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स ये सब चीजें उगाई जाती हैं। तो ये तो हमने कुछ ही क्रॉप्स की बात की, अभी हम इन सब के बारे में भी जानेंगे। मिलेट्स यानी मोटा अनाज। तो नाम है इसका मोटा अनाज, बट अगर आप इसको खाते हो तो आप मोटे नहीं बल्कि एकदम फिट हो जाओगे। इसमें आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी और भी कई सारे होते हैं मिलेट्स। तो हम इन्हीं तीनों के बारे में बात करते हैं। ये तीनों खरीफ क्रॉप है, यानी कि ये गर्मी के टाइम पे होती है। ज्वार होता है मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। बाजरा सैंडी सॉइल या फिर शैलो ब्लैक सॉइल में होता है। बाजरा मेनली होता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में। रागी रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल में होता है। ये होता है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में। मेज, मक्का, इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स कहते हैं और ये खरीफ क्रॉप है, बट इसको रबी सीजन में भी ग्रो किया जा सकता है। या दैट्स व्हाई इट्स क्वीन ना। इसको 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है और ये ओल्ड एलिवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है। और मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ओके, अब बात करते हैं पल्सेस की। इंडिया में सबसे ज्यादा पल्स का प्रोडक्शन होता है और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी हम ही करते हैं। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए और जो भी वेजिटेरियन होते हैं जैसे कि मैं हूँ, हमें अपना मेन प्रोटीन दालों से ही मिलता है। पल्सेस की बहुत सारी वैरायटी हैं जैसे तूर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना और भी कई सारे। तूर, उड़द और मूंग जो है ये होती है खरीफ क्रॉप और मसूर, मटर और चना जो है ये है रबी क्रॉप। पल्सेस काफ़ी अच्छी हैं उगाने के लिए भी क्योंकि इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है और इनमें से अरहर को हटा दें तो ये सारी लेग्यूमिनस क्रॉप हैं, यानी कि अगर आप इनको उगाते हो तो ये जो क्रॉप्स हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करती हैं क्योंकि ये सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। तो पल्सेस इसलिए बहुत अच्छी हैं। तो फार्मर्स मोस्टली ये करते हैं कि इसको ऑल्टरनेटिवली ग्रो करते हैं। तो पल्सेस मोस्टली ग्रो होती हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में। शुगर केन होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में।
इसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। अगर ये उन एरियाज में होगा जहाँ पे 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी साल भर में, तो वहाँ पे ये अच्छे से होगा। और जहाँ कम रेनफॉल होती है वहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये कोई भी सॉइल में हो जाता है। बस इसको उगाने के लिए और काटने के लिए बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है। वर्ल्ड में शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ब्राज़ील में और सेकेंड नंबर पे इंडिया में। तो शुगर केन गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के लिए यूज होता है। शुगर केन का प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा में। ऑयल सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है। जितना भी एग्रीकल्चरल एरिया है इंडिया में, उसमें 12% एरिया में ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है। ऑयल सीड्स के एग्जाम्पल हैं जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड, लिनसीड, फ्लैक्स सीड और सनफ्लावर सीड। इन सब में से ज्यादातर का यूज खाना बनाने के लिए किया जाता है, बट कुछ ऑयल सीड्स का यूज एज अ रॉ मटेरियल भी होता है, जिनको की यूज करते हैं सोप में, कॉस्मेटिक्स में और ऑइंटमेंट्स में। टी जैसे कि हमने देखा था कि एक प्लांटेशन क्रॉप है। टी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो किया जाता है। टी के लिए जो सॉइल होना चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, यानी पानी डालो और पानी जड़ों तक जाए और फिर बह जाए, यानी वो ठहरे नहीं, क्योंकि ये टी के लिए अच्छा नहीं है। जिसलिए जो टी प्लांटेशन होता है ये स्लोप में किया जाता है ताकि पानी चला जाए। इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी होनी चाहिए, उसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए। टी के लिए चाहिए हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल। टी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। कॉफी, इंडियन कॉफी वर्ल्ड फेमस है उसकी क्वालिटी के लिए। इंडिया में 2 तरह की कॉफी की वैरायटी ग्रो की जाती हैं, एक है अरेबिका, दूसरी है रोबस्टा। और मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, इंडिया में ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स दोनों ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल आम के लिए फेमस है। नागपुर और चेरापूंजी के ऑरेंजेस फेमस हैं। केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बनाना, उत्तर प्रदेश और बिहार के लीची और गुआवा, मेघालय का पाइनएप्पल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के ग्रेप्स, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स बहुत ही ज्यादा डिमांड में रहते हैं। इंडिया में बहुत तरह की वेजिटेबल्स भी मिलते हैं। तो ये सब बात रही फूड की जो एग्रीकल्चर से मिलता है। हमें बहुत से रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं एग्रीकल्चर से, जैसे रबर। ये इक्वेटोरियल क्रॉप है जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ज्यादा होती है, इसलिए इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए होता है और 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। बट अगर इसको सही कंडीशन मिलेगी तो ये ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो किया जा सकता है। और इसको ग्रो किया जाता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं इंडिया में। इनमें से ये तीनों तो पेड़ से मिलते हैं। सिल्क हमें मिलता है सिल्क वर्म से। जब हम सिल्क बनाते हैं सिल्क वर्म की मदद से, इसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। हम जानेंगे इन दोनों के बारे में। कॉटन, इंडिया को कॉटन का ओरिजिनल होम मानते हैं। हमारे यहाँ बहुत टाइम से ही कॉटन फाइबर्स का यूज किया जा रहा है। कॉटन ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से होता है, जो कि हमें इंडिया के डेक्कन पार्ट्स में मिलता है। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, इसको धूप ज्यादा चाहिए होती है बट इरिगेशन कम चाहिए होता है। और अगर कॉटन की अच्छी फसल चाहिए तो इंश्योर करना पड़ेगा कि 210 दिनों तक ठंडी नहीं हो। तो इसको 6 से 8 महीने चाहिए होते हैं मैच्योर होने के लिए। ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना, ये कॉटन का ही पेड़ है। तो अभी इसमें कॉटन के फ्लावर्स हैं। ये एक फ्रूट है क्योंकि इसमें होता है सीड। अभी क्योंकि ठंड हो गई है तो इसमें अभी फ्लावर ही हुआ है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जूट का जो पेड़ होता है उसको काट के देन पानी में भिगोते हैं, देन उसमें से फाइबर निकालते हैं, जिससे बहुत सी चीजें बनाने में यूज किया जाता है, जैसे गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट,
जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ये उन जगह होता है जहाँ वेल ड्रेन्ड सॉइल हो और इसको ग्रोथ के टाइम पे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ये होता है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय में। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर इंडिया में हजारों सालों से हो रहा है, बट अभी के टाइम पे जब हमारी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है तो हमें एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म की जरूरत है ताकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा हो प्लस फार्मर का भी फायदा हो। तो ये रिफॉर्म दो एरियाज में करना है, एक है टेक्नोलॉजिकल और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल। टेक्नोलॉजी का रिफॉर्म करना है, यानी अभी जो इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं हम, जो सीड्स यूज कर रहे हैं, किस तरह पानी यूज कर रहे हैं। जैसे इरिगेशन में हाल के टाइम में काफी नए सोर्सेज आए हैं, बट अभी भी ज्यादातर फार्मर रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है। तो जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। दूसरा जो रिफॉर्म है वो इंस्टीट्यूशनल है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में ज्यादा फार्मर के पास या तो लैंड नहीं है और वो दूसरे के यहाँ काम करते हैं, या अगर लैंड है भी तो वो बहुत ही छोटा लैंड है। यानी हमारे यहाँ लैंडलेस या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में सिर्फ टेक्नोलॉजी बेटर करने से क्या फायदा, क्योंकि जो छोटे किसान हैं वो अपने छोटे से प्लॉट में क्या ही टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है बल्कि बहुत टाइम से ही है। पहले के टाइम पे कुछ लोगों के पास ही जमीन होती थी और वो लोगों को अपने यहाँ काम पे रखते थे और उनको मजदूरी देते थे। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में सबसे फेमस जो मूवमेंट था वो था भूदान मूवमेंट। तो उस टाइम विनोबा भावे जो कि गांधी जी को बहुत मानते थे और उनको गांधी जी का ग्राम स्वराज का जो एजेंडा था वो बहुत ही अच्छा लगा। ग्राम स्वराज में ये था कि जो गांव हैं वो आत्मनिर्भर हो। तो विनोबा भावे जी गांधी जी के आइडियाज अलग अलग जगह स्प्रेड कर रहे थे। तो एक बार वो आंध्र प्रदेश के टाउन पोचमपल्ली में आए तो उनके पास कुछ फार्मर्स हैं, उनके पास कोई लैंड नहीं था। उन्होंने विनोबा भावे जी से बोला कि उनको लैंड चाहिए ताकि वो अपनी आर्थिक हालत सुधार पाए। अब विनोबा भावे जी इसका क्या ही कर सकते थे, तो उन्होंने बोला कि किसानों को ये बात गवर्नमेंट से बतानी चाहिए कि गवर्नमेंट किसी तरह उन सबकी सहायता कर सके। उन्हीं के बीच में से श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और उन्होंने बोला कि वो अपना 80 एकड़ लैंड 80 लैंडलेस फार्मर्स को देंगे। ये शुरुआत हुई भूदान मूवमेंट की, यानी भूमि का दान। फिर रेड्डी जी अलग अलग जगह जाते थे और जिनके पास ज्यादा लैंड था उनसे बोलते थे कि अपना लैंड बाकियों के साथ बांटें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग थे खुद से ही ये जो इंस्टीट्यूशन था इसको चेंज कर रहे थे और बराबरी से लैंड बांटने के लिए रेडी थे। तो ये जो एक तरह की क्रांति है इसको ब्लडलेस रिवोल्यूशन कहते हैं। कहीं कहीं पे जो जमींदार थे, यानी वो लोग जिनके पास कई सारे गांव थे, उन्होंने गांव दान कर दिए लोगों को। तो ये हुआ ग्राम दान। ये तो बहुत कम लोगों ने किया कि अपना लैंड उन्होंने दूसरों के साथ शेयर किया। इसलिए गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिया ताकि लोगों में इक्वालिटी आए। तो जो हमारा सबसे पहला 5 ईयर प्लान बना था उसमें लैंड रिफॉर्म पर जोर दिया गया। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये चीजें करी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। तो जैसा हमने देखा कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से लैंड का साइज छोटा होता रहता है, और ऐसा भी तो होता है कोई भी इंसान एक ही जगह तो अपना लैंड लेता नहीं, वो बहुत सारी जगह पे लैंड लेता है। तो हर जगह पे बंटवारा होगा तो क्या होता है कि प्लॉट छोटे हो रहे हैं प्लस वो अलग अलग जगह पे भी सिचुएटेड है। ऐसे में क्या करते हैं, अगर यही जो छोटे छोटे प्लॉट हैं ये साथ में होते हैं तब भी थोड़ा बेटर एग्रीकल्चर हो सकता था। तो इसको चकबंदी कहते हैं, यानी कि जो भी ये प्लॉट अलग अलग बिखरे हुए हैं इनको एक जगह लाए जाते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसमें क्या होता है कि फार्मर्स आपस में मिलके क्रॉप्स उगाते हैं और फायदा लेते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग का। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, यानी कि जमींदारी खत्म कर दी गई और बहुत से लैंडलेस लोगों को इसकी वजह से लैंड मिला। तो 1960s 70s में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हुए और ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। और ग्रीन रेवोल्यूशन की पैकेज टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे देश में व्हीट और राइस जम के उगने लगा। और फिर व्हाइट रेवोल्यूशन भी हुआ जिसकी वजह से कंट्री में मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ा। बट इन सब चीज का फायदा कुछ ही एरियाज में था। तो ये फायदा औरों तक पहुंचाने के लिए 1980s 1990s में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, जिसमें कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल दोनों ही तरह के रिफॉर्म्स थे, जैसे प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। यानी अगर किसान अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस करवाता है तो फसल को अगर इनमें से कोई भी नुकसान होता है तो उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा।
ऐसा नहीं होगा कि उनका पूरा पैसा डूब जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, ये वो बैंक जो स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए बनाए गए होते हैं और ये फार्मर्स को हेल्प करते हैं उनको क्रेडिट देने में बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और कोऑपरेटिव फार्मिंग शुरू की गई। इसके अलावा किसानों के लिए और भी चीजें की गई, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए गए, जिसके अंदर ये था कि किसान के पास अगर पैसे नहीं है तो वो डायरेक्टली एटीएम जाके पैसे ले सकते हैं और उसको पूरे साल में कभी भी पे कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कवर मिलता है, यानी अगर फार्मर की डेथ हो गई या अपाहिज हो गए तो उसका उनको पैसा मिलेगा। और फार्मर की हेल्प करने के लिए उनको मौसम की जानकारी दी जाती है ताकि वो मौसम के हिसाब से अपनी फसल की तैयारी करें। इसके अलावा टीवी और रेडियो की हेल्प से किसानों को जागरूक किया जाता है और गवर्नमेंट किसानों को बिचौलियों से भी बचाती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो जैसा कि हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, बट एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम होता जा रहा है। तो इतने सारे लोग जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये भी है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी काफी कम है, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये सारे काम किए हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन होता है जब कंट्रीज आपस में चीजें खरीदती हैं, बेचती हैं, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, काम करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से हो रहा है। इनफैक्ट जो ब्रिटेन ने हमारे ऊपर रूल किया था, ये हमारे यहाँ जब आए थे, ये ट्रेडर्स बन के आए थे हमारे यहाँ से सामान खरीदने के लिए। यूरोपियन कंट्रीज को हमारे यहाँ की स्पाइसेस चाहिए थी, तो वो हमारे यहाँ लोगों को एनकरेज करते थे ज्यादा से ज्यादा स्पाइसेस उगाने के लिए। अभी भी बहुत सारी स्पाइसेस इंडिया एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज को। स्पाइसेस के साथ साथ इंडिया का कॉटन भी बहुत फेमस था और हमारे यहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट होके इंग्लैंड जाता था, जिसकी वजह से मैनचेस्टर और लिवरपूल में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो ग्रो होने लगी। और ब्रिटिश को इंडिया की इंडिगो भी एक्सपोर्ट करनी होती थी। इंडिगो होती थी कपड़ों को डाई करने के लिए और इससे काफी अच्छा कलर आता था। तो इंडिगो उगाने के लिए ब्रिटिश ने किसानों से बोला कि वो अपने खेत में इंडिगो उगाएं, बट इंडिगो के लिए फार्मर को फर्टाइल सॉइल चाहिए होता है और ना चाहते हुए भी उनको अपने ही फार्म में इंडिगो उगाना पड़ता था। और उगाने के बाद अंग्रेज बहुत ही सस्ते दाम में उनसे इंडिगो खरीद लेते थे। तो इसलिए फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, जिसमें गांधी जी ने भी उन फार्मर्स का साथ दिया। इसको चंपारण आंदोलन भी बोलते हैं। तो ये तो बात रही इंडिपेंडेंस की पहली की। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सालों तक इंडिया ने बाहर की कंट्री से ट्रेड बहुत ही कम किया, बट 1990s में जो रिफॉर्म हुए और हमने वापस से इंटरनेशनल ट्रेड करना शुरू किया और हमारी इकोनॉमी बाहर की कंट्रीज के लिए ओपन की, तब से हमारे यहाँ हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स दिखते हैं, अलग अलग कंपनीज हमें दिखती हैं मार्केट में, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हमें दिखते हैं, क्योंकि अब हम दूसरी कंट्रीज को अपने यहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचते हैं और दूसरी कंट्रीज से खरीदते हैं। बट इन सब के बीच इंडिया के फार्मर के लिए बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि भले ही इंडिया में राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसेस अच्छी क्वांटिटी में होता है और जो अच्छी क्वालिटी का भी होता है, पर इंडिया के फार्मर डेवलप्ड कंट्री के फार्मर से कम्पीट नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के जो फार्मर्स हैं उनकी गवर्नमेंट उनको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, सब्सिडीज देती है और उनको प्रमोट करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे चीजें, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाए और दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करे। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं और गवर्नमेंट इनको इतने अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे फार्मर को दूसरे फार्मर से कम्पीट करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल आती है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी तो फार्मर के लिए ये बहुत ही प्रॉमिसिंग था, क्योंकि इससे प्रोडक्शन बढ़ा था। बट अब इतने सालों बाद हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हुए हैं वो हमें समझ में आ रहे हैं, जैसे कि केमिकल्स का ज्यादा यूज करने की वजह से लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूज इरिगेशन के लिए करने की वजह से एक्विफर्स सूख गए हैं। और जो सीड्स होते हैं ये कई तरह के होते हैं, कोई भी सीड ले लो, जैसे राइस ले लो, राइस की बहुत सारी वैरायटी मिलती है, बट जो फार्मर्स हैं वो मोस्टली कुछ ही वैरायटी का यूज ज्यादा करते हैं, तो बाकी वैरायटी का सीड नहीं यूज करने की वजह से ये सब जो सीड की वैरायटी है ये सब खत्म हो सकती है। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी पे भी इसका काफी बुरा असर हुआ है। इसलिए आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसमें फैक्ट्री में बने
हुए केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है तो इससे एनवायरनमेंट पे बुरा असर भी नहीं पड़ता है। तो फार्मर को अलग अलग तरह की चीजें उगानी चाहिए, ना केवल राइस और व्हीट बल्कि पल्सेस या मिलेट्स भी ज्यादा ग्रो करनी चाहिए। इससे ना केवल उनकी इनकम बढ़ेगी बल्कि एनवायरनमेंट पे भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। और ऐसी क्रॉप उगानी चाहिए जिसमें पानी कम लगे, जैसे कि फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स जैसे जट्रोफा और जोजोबा। इन सब में बहुत ही कम पानी लगता है और राइस और शुगर में बहुत ज्यादा पानी लगता है। इन सबको उन्हीं एरियाज में उगाना चाहिए जहाँ पे पानी ज्यादा होता है। और वैसे भी इंडिया में इतना अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है तो बेटर है ऐसी खेती करे जो हमारे मौसम के हिसाब से हो। सो या इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड ये जो आप गार्डन देख रहे हो ना, ये मेरे मामा का गार्डन है और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सो आई थॉट इसको दिखाऊं आप लोगों को भी। तो अगर आपको ये वीडियो और मामा का गार्डन दोनों ही अच्छा लगा, so like the video and I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। All the very best for your exam and take care. Bye.